दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक वाइज ऑनलाइन फ्री कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव मोड पर रहेगा। इसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे कोलन क्लासिफिकेशन की। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ साझा करिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं प्रतिदिन वीडियो लाऊंगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। पिछले 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आया है, शायद इसका कारण इसी में से कुछ रहा होगा, क्योंकि आप शेयर नहीं करते, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो मैं कहता हूं विद्यार्थी देख ही नहीं रहे हैं, तो मेरा ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, समय न व्यर्थ करते हुए। देखिएगा, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि आपको पूरे वीडियोज़ में, मैंने कुछ लाइब्रेरी साइंस के ऑनलाइन वीडियोज़ देखता हूँ मैं, और वो कहते हैं कि आप हम ही से देखिएगा, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चंस पूरे 30-35 मिनट में करवाते हैं। तो मैं वे विद्यार्थियों का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। आप जितनी देर में किताब में पढ़ेंगे उतनी देर में मेरे वीडियोज़ में समझ भी जाएंगे, और कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स, और यहाँ फिर एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, इसकी टैक्टिक्स के बारे में मैं वार्तालाप करता चलूँगा। चलिए इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन, इसके बारे में 2 से 3 वीडियोज़ आएंगे, आप तो बस देखिए रहिएगा। 8 से 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से इस बार के सिलेबस में आपके पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं इसी कड़ी में आज के फर्स्ट वीडियो की, फर्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, मुख्य वर्ग यानी मेन क्लास, ओ साहित्य, ओ लिटरेचर में कृति संख्या 31 को कैसे दर्शाया जाएगा? तो इसको 31 है जो ओ साहित्य में कृति संख्या है, उसको 47 से दर्शाया जाएगा, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य वर्ग, पिछली बार के नेट क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुख्य वर्ग एल जो मेडिसिन का चिन्ह है, आप याद रखिएगा मेडिसिन का चिन्ह क्या है, तो एल में आयुर्वेद, क्योंकि मेडिसिन में ही आयुर्वेद आता है, चाहे वो होम्योपैथ हो चाहे एलोपैथ हो, सभी ये मेडिसिन का पार्ट है। तो किस पक्ष सिस्टम का, यानी किस सिस्टम का वर्णन किया जाता है, तो एलबी का प्रयोग किया जाता है। एलडी से क्या मतलब है और एलएम से क्या मतलब है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य वर्ग यानी मेल क्लास, डी अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में कंप्यूटर किस इंजीनियरिंग वर्गीकृत किया जाता है, यानी इंजीनियर को किस के तहत क्लासिफाइड किया गया है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिकल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आता है। यदि आप में से किसी ने इंजीनियरिंग की है तो वो जानता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। एक किस किस ने इंजीनियर किए ये भी आप मुझे बताइएगा, उसके बाद में वो लाइब्रेरी साइंस में आने का इच्छुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्य वर्ग में ई यानी एनर्जी पक्ष के 3 सेक्टरों का प्रावधान है, तो आप देख लीजिएगा कि पीएमएसटी के अंतर्गत ई आता है। ई एनर्जी का सूचक है, एनर्जी का जो चिन्ह है वो कोलन होता है। पीएमएसटी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। रंगनाथन महोदय के ने विषय निर्माण के ये 5 तत्व एलिमेंट्स बताए हैं, जो रंगनाथन ने अपनी किताब कोलन क्लासिफिकेशन के 4th संस्करण, जो कि 1950 में आया था, उसमें जोड़े थे। और इनके चिन्ह क्या होते हैं वो मुझे बताइएगा। तो 3 सेक्टर का जो प्रावधान है वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में है, और इकोनॉमिक्स का चिन्ह क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य वर्ग मेन क्लास 2 ग्रंथालय विज्ञान में प्रशासन किस पक्ष में रखा गया है, तो प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एनर्जी में आता है, क्योंकि प्रशासन होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कहीं भी एनर्जी प्रदान करने का कार्य, या वो मेन क्लास के अंतर्गत आता है, इसीलिए उसे एनर्जी के अंतर्गत रखा गया है। और एनर्जी का चिन्ह मैं आपको बता चुका हूं कि एनर्जी का चिन्ह, योजक चिन्ह है वो कोलन है, इसीलिए इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कुछ बोरिंग हो सकते हैं लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुख्य वर्ग यानी मेन क्लास जेड है, और विधि में पी कक्ष कहाँ लाने का प्रावधान है, यानी पी पर्सनैलिटी कहाँ से लाने का प्रावधान है। अगर जेड विधि है, आप मुझे ये बताइएगा जेड है, जो विधि में जेड है लो में, उसमें भौगोलिक एवं विषय विधि से मेन क्लास को बनाया जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य वर्ग जनरल या बिब्लियोग्राफी, आपने सुना होगा ये नाम, का पक्ष परिसूत्र बताइए, तो ये P1, P2, P3 और P4 के नाम से जाना जाएगा, और उसमें हर चिन्ह के बीच में कोमा का चिन्ह आएगा, क्योंकि किसी न किसी योजक चिन्ह का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन में किया जाता रहा है। तो पर्सनैलिटी के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। तो P आप ऑप्शन बी देखिएगा, P के बाद में कोमा, P2 के बाद और P3 के बाद कोमा लग गया, P2 और P3 को समायोजन होकर एक सब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद P4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
किस मुख्य वर्ग में परंपरागत वर्ग यानी कॉर्नोकल डिवाइस का निर्माण भारतीय अंक के बजाय वर्ण से किया गया है? तो मुख्य वर्ग एन से किया गया है, ये भारतीय अंक के बजाय वर्ण में मुख्य वर्ग एन से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रवर्ती पूर्ववर्ती यानी पीएसआई की बात हो रही है यहाँ पे, या एएसआई की बात हो रही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कुछ प्रवर्ती सामान्य एकलों के पक्ष परिसूत्र में P1 और P2 दिया गया है, इन्हें कहाँ से लाने का प्रावधान है? तो इन्हें आप देख लीजिएगा कि कहाँ से लाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, भौगोलिक एवं कालक्रम विधि से इन्हें लाने का प्रावधान है। ऑप्शन बी रहेगा कि जो कुछ सामान्य एकल होते हैं, जो कॉमन आइसोलेट्स हैं, जो पूर्ववर्ती और प्रवर्ती, पूर्ववर्ती यानी एएसआई और पीएसआई, पीसीआई सॉरी, एंट्राइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एंट्राइजिंग के आगे किसी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहीं पीसीआई के बाद किसी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये भौगोलिक कालक्रम जो क्रोनिकल डिवाइस है और जो जियोग्राफिकल डिवाइस है उसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य वर्ग विज्ञान ग्रंथालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस में एम पक्ष किस मुख्य वर्ग में लाने का सिद्धांत है? तो आपको बताया है कि ग्रंथालय विज्ञान में एम जो मैटर हैं वो आप मैटर कहाँ से लाएंगे, यानी किसका मैटर किस प्रकार से आप लाइब्रेरी साइंस में उपयोग करेंगे, कहाँ से वो लाएंगे? तो मुख्य वर्ग में जनरली जो बिब्लियोग्राफी के पी पक्ष है यानी पर्सनैलिटी है, क्योंकि पर्सनैलिटी के बाद मैटर पक्ष आता है, तो पी पक्ष से आप लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 कि ग्रंथालय के रंगनाथन के ग्रंथालय परिसूत्र यानी बुक नंबर फॉर्मूला में वर्ण एल किसको दर्शाता है? तो ये एल है जो लैंग्वेज को दर्शाता है। बुक नंबर के रंगनाथन महोदय ने 8 परिसूत्र दिए हैं, आप याद रखिएगा। LFYA VSCCR, एल का मतलब लैंग्वेज, एफ का मतलब फोरम नंबर। ज्ञान कई फॉर्म्स में हो सकता है, LFY ईयर नंबर, LFYA एक्सेशन नंबर, इस प्रकार आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। एस का मतलब सप्लीमेंट्री, CR का मतलब क्रिटिसाइज नंबर और C का मतलब कॉपी नंबर। आप ये सब याद रखिएगा, बुक नंबर फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ग्रंथालय वर्गीकरण की प्रजातियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन ए है वो शुद्ध और मिश्रित हैं, ये अंकन का प्रकाशन है। और नोटेशन इज ए शॉर्ट हेड साइन, ये किसका कथन है? नोटेशन इज अ शॉर्ट एंड हाई साइन। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुद्ध और मिश्रित अंकन की मैं बात करूँ तो शुद्ध अंकन DDC में प्रयुक्त किया गया है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में। वहीं में अगर मिश्रित अंकन की बात करूं तो वो UDC और हमारे CC जो रंगनाथन महोदय हैं उन्होंने मिश्रित अंकन यानी 0 से 9 से लेकर A to Z का प्रयोग भी उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। वहीं में प्रजातियों की स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो वो पक्षात्मक या परिगणात्मक मानी जाती है, जो इसका आंसर है। पक्षात्मक की भी बात करूँ तो उसमें फेसेट्स दिए होते हैं, जैसे कोइन में 1-2 फेसेट्स होते हैं, उसी प्रकार उसे फेसेट्स में बांटा गया है। लगभग पक्षात्मक का मतलब ये होता है कि उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं पक्षों में। उसके अंतर्गत आप याद रखिएगा कि रंगनाथन महोदय की कोलन क्लासिफिकेशन और हेनरी लो और फाउंटेन और पॉल ओटलेट की 1905 में UDC लगभग पक्षात्मक में आई थी। और वहीं परिगणात्मक की बात की जाए तो ये जो DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है डेवी महोदय की, वो एक परिगणात्मक पद्धति है। यही क्वेश्चन आने की संभावना है, मैंने विस्तृत चर्चा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुख्य वर्ग यानी मेन क्लास में ओ लिटरेचर यानी ओ साहित्य के पक्ष परिसूत्र यानी फेसेट्स में 4 पक्ष यानी 4 P's किसे दर्शाते हैं, यानी 4 पर्सनैलिटीज है वो किसे दर्शाते हैं? तो आप याद रखिएगा, भाषा, स्वरूप, लेखक और कृति संख्या, यानी भाषा, स्वरूप, लेखक और कृति संख्या को दर्शाते हैं। आप याद कर लीजिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की सहायक क्रम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किनसे संबंधित हैं तो सहायक क्रम जो रिलेटिव इंडेक्स हैं उसका संबंध वर्गीकरण से है, आप याद रखिएगा। वर्गीकरण का पितामह डॉक्टर रंगनाथन महोदय को भारतीय वर्गीकरण का पिता, वहीं मेलविल डेवी को विश्व में वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय परिसूत्र जो मैंने आपको बताया बुक नंबर जिसके 8 एलिमेंट्स LFYA VSCCR,
यानी 8 तत्वों से बुक नंबर का निर्माण होता है। जो फॉर्मूला है उसमें सी किसे दर्शाता है, तो सी कॉपी नंबर को दर्शाता है और कॉपी नंबर को हिंदी में प्रति संख्या कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय वर्गीकरण परिसूत्र, ग्रंथांक परिसूत्र यानी बुक नंबर में वर्ण वी का योजक चिन्ह क्या है? वी यानी वॉल्यूम है, यहां पर वॉल्यूम को डॉट से दर्शाया जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम को किसे दर्शाया जाएगा, तो वॉल्यूम को डॉट से दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय परिसूत्र में डेस किस वर्ग में प्रयुक्त होता है? तो डेस सप्लीमेंट्री नंबर में यानी पूरक संख्या में प्रयुक्त होता है। क्या ऐसा कोई महोदय है जो 8 एलिमेंट्स हैं ग्रंथांक परिसूत्र यानी बुक नंबर फॉर्मुलेट करने के, वो मुझे बता सकता है? मैं उसके नाम से बता देता हूं। लैंग्वेज नंबर 2 तो मैंने बता दिए, वी का योजक चिन्ह डॉट होता है, सप्लीमेंट्री नंबर का डेस होता है। बाकी जो फॉर्म नंबर हैं या फिर कॉपी नंबर हैं या फिर सप्लीमेंट्री नंबर, क्रिटिसिज्म नंबर हैं, ये सभी कोई बता सकता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में 8 के 8 बताइएगा, तो मैं ये समझूंगा कि वाकई आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथांक परिसूत्र का प्रावधान किस वर्गीकरण पद्धति में किया गया है? ग्रंथांक यानी बुक नंबर का आपको पता है, ये कोलन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने किया था। और जो एक बुक नंबर है ये कोल नंबर के अंतर्गत आता है। कोल नंबर के 3 तत्व हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। और ये कौन से सेक्शन में आता है? आप याद रखिएगा, कोल नंबर हमेशा लीडिंग सेक्शन में आता है, LHT NTA, क्योंकि इसमें 6 प्रविष्टियां होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसके बारे में बहुत है बताने को, मैं आपको बताता रहूंगा। आप वीडियोज को पसंद क्यों नहीं करते और लाइक क्यों नहीं करते? चैनल को सब्सक्राइब भी आप नहीं करते हैं और सिर्फ देखकर चले जाते हैं। थोड़ी मेहनत मैं करता हूं, आपको तो सिर्फ बटन ही प्रेस करने हैं। इसीलिए मैं 2 दिन वीडियोस नहीं ला पाया आपको, कि मुझे लगता है आप लोग शायद नहीं इंटरेस्टेड होंगे राजकीय कर्मचारी बनने को, तो मैं नहीं लाता हूं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय न वेस्ट करते हुए आपका इन्वेस्ट होना चाहिए समय, कि पक्ष विश्लेषण यानी फेसेट्स जो एनालिसिस है का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग SR रंगनाथन महोदय ने अपनी पुस्तक कोलन क्लासिफिकेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्ष परिसूत्र वो ही हिंदी में नाम, प्रयोगकर्ता का नाम, ये भी रंगनाथन महोदय हैं। क्योंकि रंगनाथन महोदय से जुड़े 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं या उन्हें पूछे जाने की अपार संभावनाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूलॉजी, बहुत बड़ा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, बॉटनी एवं एस्ट्रोनॉमी को DDC के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो आप देखिएगा कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये सबसे पहले इसमें देखें तो बॉटनी आएगा और उसके बाद में बॉटनी के बाद में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स आएगा सबसे पहले दूसरे नंबर का, उसके बाद में एस्ट्रोनॉमी आएगा, उसके बाद में बॉटनी और उसके बाद में जूलॉजी। ये 4 इसके DDC का सही क्रम है। इसी क्रम में उन्हें लगाया गया है, जैसे 001, 002 या 10, 20, 30 जो भी अंकन है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एवं लॉ को, तो आप याद रखिएगा कि जैसे लॉ का Z है, पॉलिटिकल साइंस का V, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का सिंबल क्या है, पबेड यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स का क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उसको क्रम अनुसार अपने आप खुद लगा के मुझे बताइएगा। मैं इसका उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको दे ही दूंगा, वरना आप लगा दोगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि पॉलिटिकल साइंस को V से दर्शाया जाएगा, हिस्ट्री को V से दर्शाया जाता है, लॉ को Z से, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस को किस अंक से दर्शाया जाएगा, उस अंक के अनुसार उन्हें DDC में लगा दीजिएगा। जैसे आपको अल्फ़ाबेट आता है उसी अल्फ़ाबेट वर्ण में आपको लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की 1% की 100% संभावनाएँ हैं, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रंगनाथन की श्रृंखला प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो रंगनाथन की जो चेन प्रोसीजर है वो अपने क्लास नंबर पर आधारित है। क्लास नंबर से चेन प्रोसीजर बनाया जाता है। तो वर्गांक ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लास नंबर से बनाया जाएगा और क्लास नंबर लीडिंग सेक्शन में आता है, ये भी आप याद रखिएगा, मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि एक वर्गीकरण पद्धति में समूह विशिष्ट ग्रंथालय, चिकित्सालय ग्रंथालय किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आप याद रखिएगा कि एक श्रृंखला का, एक चेन प्रोसीजर का प्रतिनिधित्व करते हैं। चेन प्रोसीजर का जो सिस्टम है या चेन प्रोसीजर का जो उद्भव है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन महोदय ने किया था और सीसी के 7 संस्करण वर्तमान में आ चुके थे। ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं या फिर आपको रटने हैं, क्योंकि आपको 3rd ग्रेड का एग्जाम निकालना है, न कि ज़्यादा समय व्यर्थ करते हुए कि समझना है। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा समय है, जितना भी आप समय इसमें देंगे, समय के साथ इस सब्जेक्ट को भूलते चलेंगे, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ग्रंथालय वर्गीकरण के गतिशील सिद्धांत यानी डायनामिक्स प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी साइंस के प्रतिपादक कौन थे? तो रंगनाथन महोदय ने 2 प्रकार के सिद्धांत दिए थे, एक तो डिस्क्रिप्टिव और दूसरा डायनेमिक। ये सिद्धांत डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने दिए थे। वहीं ऑप्शन ए की बात करें, हलमे महोदय जिन्होंने लाइब्रेरी वारंट का प्रतिपादन किया था, इसी रिचर्डसन जिन्होंने नोटेशन के बारे में लिखा था कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। वही ऑप्शन डी की बात करें, जेडी ब्राउन महोदय जिन्होंने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1905 में दिया था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटरेरी वारंट पद, जिसको मैं पहले बता चुका हूं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। W.A. हलमे या ह्यूम भी इसी नाम से जाना जाता है। ये 2016 के लाइब्रेरी साइंस में या कई बार लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन में M यानी मैटर किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि PMEST की जो अवधारणा है वो डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने कोलन क्लासिफिकेशन के 4th संस्करण में दी थी। 4th संस्करण जो 1950 में आया था, क्योंकि 7 संस्करण आ चुके हैं, क्योंकि 1933 के बाद 39 के बाद 50 और 52 4था संस्करण 1952 में आया था। उसमें उन्होंने मैटर के लिए सेमी कोलन, एनर्जी के लिए कोलन, इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के लिए टाइम का निर्धारण किया था। वहीं कोमा के लिए उन्होंने पर्सनैलिटी को उपयुक्त माना था। आप ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा और एक बार मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपका भी रिवीजन भी होता रहे और मैं आपकी भागीदारी भी वीडियोस में सुनिश्चित करता चलूँ। चलिए इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन में ग्रीष्म ऋतु यानी समर सेशन का प्रावधान किस पक्ष से लिया गया है? तो ये आपको पता है कि समर क्या है, टाइम है, और टाइम T1 T2 होता है, तो ये सेशन है तो T2 में लिया गया है। इसको आप याद रखिएगा, T2 में समर सीजन को प्रावधान किया गया। जैसे जो भी बसंत है, समर है या फिर विंटर है, इन सभी का जो पक्ष का प्रावधान है वो समय पक्ष के दूसरे पहलू में लिया गया, यानी उसका दूसरा फेसेट्स है। इसीलिए इसे समर फेसेट्स कोलन क्लासिफिकेशन को इसीलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने DDC में जिस प्रकार समय के लिए एक ही प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूरे समय को, चाहे वो विंटर हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बसंत हो, चाहे मानसून हो, उन सबको समय के अंतर्गत माना है। वहीं डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने पक्षों में वर्गीकरण किया है। जैसे इन्होंने ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग योजक चिन्ह, बरसात ऋतु जैसे मौसमी मानसून के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसीलिए इसे कोलन फेसेट्स क्लासिफिकेशन स्कीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोलन क्लासिफिकेशन के मुख्य वर्ग यानी मेन क्लास ह्यूमैनिटीज हेतु कौन से योजक चिन्ह को दिखाया गया है? तो ह्यूमैनिटीज के लिए आप याद रखिएगा कि MZA ह्यूमैनिटीज की मुख्य वर्ग ह्यूमैनिटीज हेतु चिन्ह है MZA, आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछली बार के नेट एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। N यानी यहाँ समय की बात की जा रही है। 1950 से 1959 जो किस अंकन हेतु दर्शाया जाएगा, तो आप देखिएगा कि इसमें उल्टा चलता है। एरो का चिन्ह N59 पहले आएगा और उसके बाद में N50 आएगा, तो N59 और N50। इसी प्रकार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी जन्म दिनांक को आप दर्शाने के लिए किस प्रकार कोलन वर्गीकरण में दर्शाएंगे। जैसे किसी की जन्म दिनांक 1995, 96, 97 जो भी है, आप N लगाकर उसको बताएंगे। या आपका ड्यूरेशन हुआ है, जैसे 1980 में हुआ है, 1990 में 80 और 90 के बीच का योजक चिन्ह बताइएगा। 90 से 2000 के बीच में योजक चिन्ह एरो का लगाकर आप कमेंट बॉक्स में दर्शाएंगे और बताएंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में वर्गांक यानी क्लास नंबर 2134L
नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी किन दो विधियों द्वारा निर्मित है? आपको पता है कि एल है जो मेडिसिन की क्लास होती है लाइब्रेरी साइंस के अंतर कोलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, उसमें दो विधियाँ यानी विषय विधि और सुपर अध्यारोपण विधि, दोनों विधियाँ एल लाइब्रेरी साइंस की दोनों विधियों से निर्मित हैं। क्योंकि मेडिसिन के अंतर्गत ही ये दो क्योंकि उन्होंने फेसेट्स में बांटा है, लाइब्रेरी को कई बांटों में बांट दिया है, जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी है, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी है या मेडिकल लाइब्रेरी है, उसी के अंतर्गत उन्होंने फेसेट्स में बांटा है। तो उसी अनुसार उन्होंने विषय विधि एवं अध्यारोपण विधि दो विधियों पर सारी बात की थी। तो ये तो थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न पत्र जो लाइब्रेरी साइंस में कोलन क्लासिफिकेशन बनाए जा सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम दो वीडियोस आपके सामने और लेकर आएंगे। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताते चलिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है। उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूँगा, उनका फुल एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।